रहा होता। सारी रात इसी में गुजर गई मगर जाइम ने पलकें तक नहीं झपकाई थी। सुबह सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंखें खुली थी। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई मगर वहाँ जाइम नहीं था। उसके करीब बेड पर नफीसा बेगम और राहिला बेगम बैठी थी। राहिला बेगम ने उसका बायां हाथ थाम रखा था जबकि नफीसा बेगम उसके सरहाने बैठी उसके बाल सहला रही थी। मुलाजमा खाना लाई थी। उसे फ्रेश करवा कर दोनों माएं एक एक नवाला बनाती उसे खाना खिला रही थी। उसकी आंखों में बार बार पानी भर रहा था जिसे कभी राहिला बेगम साफ करती तो कभी नफीसा बेगम। वो उस नन्ही सी जान के सामने रोना नहीं चाहती थी। वो उसके जागने से पहले खूब रो ली थी। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई तो तीनों ने एक साथ दरवाजे की समत देखा। वहाँ सुल्तान साहब और फरीद साहब जाइम के हमरा खड़े थे। वो सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। जाइम की शर्मिंदा सी मुस्कुराहट वो समझ गई थी। वो सब अंदर आए और उसके सर पर हाथ रखकर उसे प्यार करने लगे। जाइम कुछ फासले पर खड़ा था। वो दोनों मोहब्बत से उसके गले लगकर अलग हुए और हल्की फुल्की बातचीत करने लगे। जाइम बस खामोश खड़ा था। कुछ लम्हे गुजरे तो सब उन दोनों को अकेला छोड़े कमरे से बाहर निकल गए। वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। चंद लम्हों बाद जाइम ने हिम्मत करके कदम उठाए। उसके करीब बेड पर बैठ गया। वो बस नीचे देख रहा था। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी। आई एम सॉरी अल्फाज उसके हलक में फंस रहे थे। माहम ने कोई जवाब नहीं दिया। बस दूसरी जानिब खिड़की के बाहर नजर आती क्यारियों को देखती रही। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो धीमे और थकन ज़दा से लहजे में बोला। वो हिली तक नहीं। माहम उसने उसकी तरफ देखते हुए पुकारा। उसने धीरे से रुख मोड़ा मगर उसकी निगाहें उस तरफ नहीं उठाई। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। वो धीरे से बोला। मुझे माफ नहीं कर सकती तो अल्फाज जैसे खत्म हो गए थे। उसकी आंखें बहना शुरू हो गई थी। तो मैं चला जाता हूँ। जाइम ने रुख फेरा और एक अजियतनाक आह हवा के सबूत की। दोनों हाथ के पंजों पर वजन देता वो उठने लगा था जब वो बोली। ऐसे तो बड़े दावे करते हो कि दोस्त हो, वो भी बचपन के। उसने उसकी तरफ रुख फेरा। और अब कह रहे हो कि चला जाता हूँ? जब मैं कह रही थी तब क्यों नहीं गए? अब अपनी मर्जी से जा रहे हो? वो तेज नजरों से उसे घूरती हुई बोली चली गई। जायम मैं अब भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। बोलो, कल तक तो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मेरी जान नहीं छोड़ोगे। तो फिर अब वो सख्त लहजे में और मजबूत आवाज में बोली। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। उससे आगे वो बोल ना सका। वो तो पहले भी पहुंचाते थे। मैं जो कहने का मना करती हमेशा वही बात कहते थे। वो आज सारे हिसाब खोल बैठी थी। उसके पीछे एक वजह थी। वो धीरे से बोला। क्या? वो दो टोक अंदाज में बोली। मैं चलता हूँ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। माहम ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। मुझे बताए बगैर नहीं जाओगे कि ऐसा क्या है जो उस बालकनी के पास हुआ था? उसने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें जाइम कुछ कहने लगा था। मुझे बताए बगैर नहीं जाओगे। उसने बुलंद आवाज से उसकी बात काटी। जाइम ने गर्दन मोड़ी और उसे देखा जो आंखों में अंगारे लिए उसे देख रही थी। जिद मत किया करो। उसने धीमे लहजे में तनबीह की थी। अगर तुम मुझे सच बताए बगैर कहीं गए तो याद रखना मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करने लगूंगी। उसने तैश में कहा और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। जाइम ने दांत पीसकर अपना गुस्सा जब्त किया और लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जाइम ने माहम से कहा कि वो गाड़ी निकाल रहा है, चलो साथ घर चलते हैं। अभी तुम्हारी तबीयत ऐसी अच्छी नहीं है कि टहलती हुई अकेली घर जाओ। जिसके जवाब में माहम ने कहा था कि मैं ठीक हूँ और अकेली नहीं हूँ, अपनी दोस्तों के साथ हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है बल्कि तुमसे हिफाजत की जरूरत है। वो तन फन करती तीखे नकूश लिए आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्तों के हमरा घर वापसी के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जब उसी बदतमीज लड़के ने उनका रास्ता काटा। वो सब उस वक्त यूनि की इमारत के निचले हिस्से में मौजूद थी। वो लड़का उन सब में सिर्फ माहम को गंदी नजरों से देख रहा था। वो सब उससे हटकर आगे बढ़ने लगी। जब उसने माहम की कलाई पकड़ी और उसे दीवार से लगा दिया इससे पहले कि वो उस पर झुकता, न जाने किधर से जाइम साहब नाजिल हुए और उसे कंधे से पकड़कर माहम से दूर हटाया। माहम फौरन ही अपनी दोस्तों की तरफ बढ़ गई। जाइम ने उस बदतमीज को गर्दन से पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे ऊंचा उठाया। पीछे खड़ी लड़कियों और कितने ही लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। माहम आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी कि ये जाइम है या कोई खलाई मखलूक। जाइम ने धप से उसे जमीन बोस किया और उस पर झुका मुक्के और लाते बरसाने लगा। वो लड़का खूनम खून हो गया था। इससे पहले कि वो मर जाता उस्तादों का एक गोला जमा हुआ और उन्होंने उन्हें अलग किया। मगर हैरत की बात ये थी कि किसी ने भी जाइम को कुछ नहीं कहा था। माहम को हैरत हुई थी मगर फिर वो सब बाहर निकलने लगे। जाइम ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर यूनी से बाहर निकल गया। माहम कुछ शर्मिंदा सी दरवाजे से बाहर आई थी और उसे जो लग रहा था कि जाइम गुस्से में उसे छोड़कर चला गया है। वो बिल्कुल सामने बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ खिसियानी सी उसके पीछे बैठ गई। दोस्तों को वो यूनी के अंदर ही खुदा हाफिज कह चुकी थी। वो घर पहुंची और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकलकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी तो वो उसे बालकनी से कुछ दूर खड़ा नजर आया। अपनी सोचों में गलता वो अपने इर्द गिर्द से फरामोश था जब वो उसके करीब से खामोशी से गुजरने लगी। माहम की तरफ उसकी पुश्त थी। वो कदम बढ़ाती राहदारी में आगे बढ़ी ही थी। जाइम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पिछली बार की तरह दीवार से लगा दिया। हर चीज बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। न जाने क्यों उसे अजीब सा लगा मगर इस बार वो दिल में इरादा कर चुकी थी कि वो जाइम को कोई गलत हरकत नहीं करने देगी। जाइम पहले की तरह उस पर झुका मगर माहम ने उसे लम्हे की मोहलत दिए बगैर ही एक जोरदार धक्का देकर उससे अलग हुई और उस हमले के लिए वो हरगिज तैयार नहीं था। लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। बेशरम इंसान, मैं जानी नहीं हूँ। वो गुस्से की इंतहा की वजह से तेज तेज सांसें ले रही थी। उसकी आवाज बुलंद थी। घर में इस वक्त सिवाय उन दोनों के मुलाजमा थी जो किचन में मसरूफ थी। जाइम उसके लफ्जों पर गंग रह गया। वो क्या कह रही थी? क्या वो होश
में थी, मेरी जिंदगी में हजारों गुनाह होंगे जाइम सुल्तान मोहम्मद, मगर मैं जानी नहीं हूँ। वो आखिरी जुमला चबा चबा कर बोलती। वो गुस्से से गुर्राई थी। माहम, जाइम ने शदीद बुलंद आवाज में उसे गोया झिड़का था। चिल्लाओ मत, वो भी जवाबन गुर्राई थी। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, सूरह नूर नहीं पढ़ी क्या तुमने? क्या नहीं जानते अल्लाह का हुक्म? क्यों चाहते हो कि सूरह नूर की मार पड़े मुझे? क्यों? आखिर क्यों नहीं डरते तुम अल्लाह से? हाँ, वो रोते हुए चीख रही थी। आज उसका सबर जवाब दे गया था। जाइम दंग था। उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके सारे सवालात का बस एक ही जवाब था जो वो उसे नहीं बता सकता था, किसी सूरत भी नहीं। बोलो, नहीं जानते कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों में उसे पसे पुश्त डाल देने का जवाब मांगेगा, कब्र तंग कर दी जाएगी, वो हमारे खिलाफ गवाही देगा। बोलो, जवाब दो। मुसलसल चीख रही थी। जाइम चंद कदम आगे बढ़ा और बस इतना ही कह सका, जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे नफरत महसूस हुई है। आगे वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि जितना वो कह चुका था वो उसके लिए जुबान पर भारी पत्थर की तरह था। कहते ही वो लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां उतर गया। वो अपने कमरे में सोफे पर बैठा था। आज उसने डॉक्टर को घर बुलाया था। वो माहम को लेकर बहुत परेशान था। वो अब इस सब का हल चाहता था। मैं अकेली चली जाऊंगी। वो सीढ़ियां उतर रहा था जब डाइनिंग हॉल के करीब माहम को कहते हुए देखा। वो दोनों माओं के दरमियान खड़ी थी और उसके चेहरे से नुकाहत वाजे नजर आ रही थी। वो बीमार थी और शायद परेशान भी। कल के वाक़े के बाद जाइम ने माहम से एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उन दोनों का सामना हुआ। जाइम सीढ़ियां उतरकर सीधा बाहर जाती राहदारी की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से राहिला बेगम ने जाइम को पुकारा। वो मुड़ा और नजरें सीधा अपनी माँ की तरफ रखी। चेहरे पर सख्त नकूश थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। बेटा, यूनिवर्सिटी जा रहे हो? राहिला बेगम ने खुशगवार लहजे में पूछा। जी, या हरफी जवाब, लहजा संजीदा। तो बेटा माहम को साथ ले जाओ ना, आजकल इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बार बार बेहोश हो जाती है। उन्होंने माहम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। माहम किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। न जाने क्यों वो कल के बाद से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। रह रहकर उसकी समातों में जाइम का आखिरी जुमला गूंजता था। वो बहुत उलझन का शिकार थी। उसका दिमाग कहता था कि उसने जो कहा सब सही कहा, उसे यही सब कहना चाहिए था, और उसका दिल जो कहता था वो उसे उलझन में डाल रहा था। उसे फिर से रोना आ रहा था। क्या वाकई जाइम उससे नफरत करने लगा है? वो रुहासी हो गई थी। ड्राइवर से कह देता हूँ मैं, छोड़ देगा हिफाजत से। वो उसने एक नजर भी माहम को नहीं देखा था और दिल था कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था, मगर अब वो खुद पर काबू पाना चाहता था। अगर ड्राइवर के साथ भेजना होता तो तुम्हें क्यों कहती? उन्हें और नफीसा बेगम को जाइम का जवाब अजीब लगा था। वो ये उम्मीद नहीं कर रही थी जाइम से। तो इंजा को फोन कर दे, वो ले जाएगी आकर, यहीं से पड़ता है उसका रास्ता। उसने फिर टालने के लिए माहम की करीबी और चहीती दोस्त इंजा का नाम कहा। इस बार तो राहिला बेगम की हैरत की इंतहा नहीं थी। जाइम, क्या हो गया है? क्या फिर से लड़े हो तुम दोनों? उन्हें जैसे दुख के साथ एक बड़ा झटका लगा था जाइम के अंदाज और उसके जवाबात से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाइम एकदम बौखला गया। माहम की निगाहें जमीन पर टिकी थी। मैं दरअसल रैश ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए कह रहा था कि ये परेशान न हो जाए। माहम को असल झटका अब लगा था। ये शायद उसकी यादाश्त के मुताबिक पहली बार था जब जाइम ने माहम का नाम नहीं लिया, ना किसी प्यारे नाम से बुलाया, बल्कि उसे ये कहा था। माहम सिसकियां लेकर रोना चाहती थी। क्यों? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। उसका रब गवाह था, उसे जाइम के साथ एक अजनबी सा सुकून मिलता था, अनजाना सा, ऐसा कि जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाती थी, और उसके लिए वो खुद को गुनहगार भी समझती थी। मगर उसे इल्म कहाँ था कि वो किस सोच से लाइलम थी। उसकी हर उलझन, हर सवाल का बस एक ही जवाब था, जो कोई भी उसे नहीं बताना चाहता था। तो क्या हुआ? लेकर जाओ इसे, गाड़ी आहिस्ता चला लेना। उनके चेहरे की जोत मांद पड़ती साफ नजर आई थी। वहीं नफीसा बेगम को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसा आप कहें। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। राहिला बेगम और नफीसा बेगम ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर माहम को, जो फर्श पर नजरें जमाई। वो दोनों माहम को गाड़ी तक छोड़ने आई थी और उनके बैठने से पहले ही अंदर चली गई थी। माहम आगे की सीट का दरवाजा खोलने लगी थी कि ड्राइवर आगे बढ़ा और पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। वो चौंकी, फिर पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही जाइम कहीं से नमोदार हुआ और आगे की सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। माहम हैरत से देखने लगी। चंद लम्हे वो जाइम के बाएं बाजू को देखती रही, जो मुसलसल गाड़ी के सिस्टम पर कुछ काम करते हिल रहा था। फिर जैसे उसके जहन में कुछ झलकियां दिखाई दी, उसने सर के शदीद दर्द करने की वजह से आंखें मीच ली। उसके जहन के पर्दे पर धुंधले से कुछ चेहरे बन रहे थे। वो किसी गाड़ी में बैठ रही थी। किसी ने उसे पुकारा तो वो चौंकी थी। वो एकदम खिलखिलाकर हंस दी थी। उसने सुर्ख रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। कोई इससे कुछ कह रहा था। उस शख्स का चेहरा धुंधला था। उसने जैकेट के कॉलर झटके और एक आवाज गूंजी थी। माहम ने अपने माथे के दोनों तरफ हाथ रख लिए, आंखें मुस्तकिल नीचे हुए थी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो, किसी ने उससे कहा। वो एकदम हंसकर आगे का दरवाजा खोलने लगी। माहम पसीने में शराबूर थी। उसने एकदम आंखें खोल दी, तेज तेज सांसें ले रही थी। उसने धीरे से नजरें उठाकर देखा। जाइम इग्निशन में चाबी घुमा रहा था। वो एक्सीलेटर पर देने ही लगा था कि किसी एहसास के तहत उसने गर्दन मोड़ी। शायद उसने बैक व्यू मिरर में देखा था। क्या हुआ? उसने मुहतात अंदाज में पूछा। वो पसीने में तर थी और गहरे गहरे सांस ले रही थी। पानी दूं?
اس نے کہتے ساتھ ہی پانی کی بوتل اٹھائی اور کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ سرد موہری اس کے انداز میں عیاں تھی۔ ماہم نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے پانی لے کر لبوں سے لگایا، پھر بوتل منہ سے ہٹا کر اس کی طرف واپس بڑھا دی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ بے لچک تھا۔ نہیں، وہ ہاں کہنا چاہتی تھی، جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہیں بول سکی۔ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں، اس نے کہا اور گاڑی سے اترنے لگا۔ وہ بھی ساتھ ہی نیچے اتری۔ زائم آگے بڑھ کر ملازمہ کو بلانے لگا تھا کہ وہ بولی، میں یہی باغ میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس نے دور تک پھیلے سبزے کی طرف اشارہ کیا۔ زائم نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کی طرف بڑھا۔ خود چل سکتی ہو؟ زائم نے اس کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پوچھا۔ ماہم نے زائم کو دیکھا اور پھر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زائم نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ماہم نے تھام لیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی قربت میں سکون محسوس کرتی تھی، جس پر اس کا دل اسے کبھی ملامت بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں سنگی بینچ پر بیٹھ گئے اور ماہم نے سر بینچ کی پشت سے ٹکا دیا۔ چند لمحے سکون کے سانس کے گزرے تھے کہ اچانک ماہم کا موبائل بجنے لگا۔ زائم نے چونک کر ماہم کی طرف دیکھا، جو کوفت زدہ سی موبائل کی جگمگ کرتی اسکرین پر آتے نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ کالر آئی ڈی ایپ موبائل میں موجود ہونے کی وجہ سے نام بھی لکھا آ رہا تھا، بکل بھائی۔ جہاں ماہم کے گلے میں کڑواہٹ سی اتری تھی، وہیں زائم کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ چند لمحے وہ بیزاریت سے برداشت کرتی رہی، پھر فیصلہ کر کے فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہے میری جان، غلاظت میں لتھڑا لہجہ اور کڑاہٹ سے بھرپور آواز۔ اپنی حدود بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک لفظ نے تمہارے عقیدے کو جتنی بری طرح خراب کیا ہے نا، اس سے زیادہ برا حشر تمہارا یوم الدین کو ہوگا، سمجھے تم؟ بلند آواز میں جھڑکتی وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ زائم نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور فون سپیکر پر کر دیا۔ لیکچر سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے جان، اس دن جو سرخ فراق پہن کر آئی تھی نا، یونی، اور ساتھ وہ کھلے ریشمی بال، خدا کی قسم دل کر رہا تھا لپٹ جاؤں۔ زائم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے جان سے مار دے، اور ماہم کی آنکھوں میں بھی اب سرخی دوڑ رہی تھی۔ زائم کے ذہن میں جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے فوراً فون کاٹ دیا اور کالر آئی ڈی سے نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ ماہم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر رخ پھیر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہاتھوں کو نرم کرنے کے لیے لوشن مل رہی تھی جب دروازے پر ایک مخصوص انداز سے دستک ہوئی۔ انداز بتانے کو کافی تھا کہ کون ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور امید کے مطابق وہ اندر آ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر گلا کھنگار کر گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ سنو، دھیما لہجہ، آنکھوں میں نرمی، مصروف انداز، ترچھی نظریں اس پر جمائے، یہ لایا تھا میں تمہارے لیے، پسند آئے تو استعمال ضرور کرنا۔ وہ شاید اس کے مصروف سے انداز پر بددل ہو گیا تھا۔ روانی سے کہہ کر ہاتھ میں پکڑا پیکٹ بستر پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی ماہم جھٹ پڑی اور پیکٹ کھولا۔ ماہم حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ زائم نے اسے تحفے میں اسکارف دیے تھے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ 3 اسکارف طے شدہ تھے، ایک ہلکے آسمانی رنگ کا، ایک سرمئی رنگ کا اور ایک بے رنگ سفید تھا۔ وہ مبہوت تھی اس عمل پر۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد باہر لان میں آ گئی تھی۔ زائم پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ جب ماہم پہنچی تو آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور پھر زائم نے رخ پھیر لیا۔ ماہم کو لگا کہ اس کے دل میں کہیں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ سر جھٹک کر زائم سے کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آج ماہم نے نیوی بلو رنگ کا سادہ جوڑا پہن رکھا تھا اور ساتھ اس کا دیا ہوا سرمئی رنگ کا سکارف سر پر سلیقے سے لے رکھا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے تحفہ پسند آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ زائم نے جو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اس کا رنگ بھی نیوی بلو ہی تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ارد گرد پھیلے سبزے اور کیاریوں میں لگے خوش رنگ اور خوشبو سے معطر پھول ان پر نثار ہو کر ہوا کے سنگ لہک رہے تھے۔ پھر خاموشی ٹوٹی۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی تم ایسے لگتے ہو کہ تم سے اچھا کوئی نہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہو کہ تم سے برا کوئی نہیں۔ عجیب ہو بہت، ایک لمحے میں دل موہ لیتے ہو اور اگلے لمحے میں دل توڑ دیتے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تو جب میں تمہیں اچھا لگنے لگوں تو تم مجھے بتا دیا کرو، کیونکہ جب میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تم تب بھی ایسے ہی ظاہر کرتی ہو کہ جیسے میں بہت برا لگ رہا ہوں۔ اس نے بے پناہ معصومیت سے کہا۔ لہجے میں خفگی نہیں تھی، نہ صبح جیسی سرد مہری تھی۔ وہ اپنے دماغ کو سمجھا لیتا مگر اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ یہ جو تم فضول باتیں کرتے ہو نا، جانتے ہو پنجابی میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے ترچھی گردن کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پنجابی نہیں ہوں، اس نے شانے اچکا دیے۔ پنجابی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ پتا ہے کہ تمہاری ایسی باتوں کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بتاؤ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ فضول چولیاں کہتے ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا
और एक तीखी निगाह उस पर डाली। जाइम का कहका बुलंद हुआ था। माहम ने उसे बहुत वक्त बाद खिलकर हंसते देखा था और हमेशा की तरह वो देखती ही रह गई। यकायक उसकी नजरों के आगे एक झलक दिखाई दी। वो ना हकीकत थी और ना ही ख्वाब। वो यूं ही बैठी गर्दन तिरछी किए कुछ कह रही थी और ऐसे ही कोई खूबरू शख्स जिसका चेहरा धुंधला सा था कहकहा लगाकर हंस रहा था। वो माहौल से बेखबर थी। अनजाने में हकीकत और उसकी अनजानी सी झलक को एक कर गई और उस पर छाई की जुबान से एक साथ निकला था, जानम। जाइम सन्नाटे में रह गया। अगले ही लम्हे माहम बेहोश पड़ी उसके बाजुओं के हल्के में थी। क्या हो रहा था आखिर? क्या होने वाला था? मैं बेखबर हूँ माजी से। मेरा हाल मुझसे रूठा है। मेरी कुछ तो रहनुमाई कर, मुझे मेरी जात से मिला दे। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हौले हौले सांसें ले रही थी। डॉक्टर इकरा उसके खून का दबाव देख रही थी। सारे घर वाले बेड के गिर्द दायरा बनाए खड़े थे। हर एक के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीर थी। डॉक्टर उसे देखकर कमरे से बाहर की जानिब बढ़ी और सबको बाहर आने का इशारा किया। सबके सब बाहर चले गए। दरवाजा क्लच की आवाज के साथ बंद हो गया। उस आवाज के कानों में पड़ते ही माहम ने आंखें खोल ली। कहिए, डॉक्टर ने सोफे पर विराजमान होते ही दरियाफ्त किया। माहम कब तक ठीक होगी? नफीसा बेगम ने बेकरारी से पूछा। ये तो आप लोगों पर मुनहसर है कि आप माहम को कितनी अच्छी तरह से याद दिलाते हैं। डॉक्टरनी साहिबा ने माहिरीन की तरह जवाब दिया। उसे सब याद है सिवाय जाइम के। राहिला बेगम ने अपनी परेशानी गोशे गुजार की। तो जाइम को चाहिए कि वो माहम को याद दिलाए। उन्होंने जाइम की तरफ देखा। जाइम ने एक नजर उन्हें देखा और फिर नजरें झुका ली। जाइम ने मुझे फोन किया था सुबह, यकीनन उन्हें कुछ बात करनी है। जाइम खामोश रहा। हम चलते हैं बाहर। जाइम हमारे सामने बात नहीं करना चाहता, सुल्तान साहब ने समझते हुए कहा। सब ही उठ खड़े हुए और लॉन की जानिब बढ़ गए। बोलो जाइम, माहम कैसे ठीक हो गई? उसकी आवाज कहीं दूर खाई से आती सुनाई दी थी। मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही बताया था। कुछ भी नहीं कह सकती मैं। तकलीफ भरा लहजा था। उसे लगता है कि उसके कॉलेज को सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं। आंखें नम हो रही थी। लहजा टूट फूट का शिकार था। हम उसे खुद बता भी नहीं सकते कि इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने याद दहानी की। अंदर कहीं बहुत दूर किसी इंसान की गहराई में कुछ टूटा था, जिसकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी थी। डॉक्टर प्लीज कुछ करें। वो मुझे क्या समझती है और मैं क्या हूँ? आप समझ नहीं रही हैं कि मेरे अंदर कैसा कोहराम बरपा है। कल जो हुआ है ना, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहिबा की आंखें भी नम हो गई थी। 2 साल से मुसलसल वो माहम का इलाज कर रही थी। एक दिली वाबस्तगी पैदा हो चुकी थी। सब्र करो जाइम, जब्त करो अपने जज्बात को। उन्होंने फिक्रमंद लहजे में कहा। कैसे करूं और कितना करूं? मैं मैं उसका शौहर हूं और वो मुझे गैर महरम समझती है। उसे माजी की हर बात याद है मां सिवाय इसके कि मैं उसका शौहर हूं। वो रो रहा था। ये पहली बार नहीं था कि वो ऐसे फूट फूट कर रो रहा था। माहम और उसकी शादी के बाद हुए उस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद ही वो ऐसा हो गया था। हसास, बहुत हसास, और सिर्फ माहम को लेकर। आप जानती हैं कि कल उसने मुझे सुरा नूर का वास्ता दिया था। चीख चीख कर ऐसे अल्फाज कह रही थी कि मेरा दिल फट जाने को था। जिंदगी में पहली बार मैंने उससे नफरत का इजहार किया। वो सर हाथों में दिए आवाज के साथ रोने लगा। कहीं किसी दरवाजे की ओट में कोई सिसकता हुआ जमीन पर बैठता चला गया। ये तुम्हारा इम्तिहान है जाइम। जहाँ कुरान की बात आ जाए समझ लो कि तुम आजमाए जा रहे हो। तुम्हारा रब तुम्हें आजमा रहा है। अपना सब्र मत गवाओ। कितनी लंबी आजमाइश है अब और। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हुए थे हमारी शादी को और जब्त मेरा 2 साल तय पाया। उसकी सांसें तंग हो रही थी। चेहरा सुर्ख और आंखें नीम मतवरम सी भीगी हुई थी। इन अल्लाह मा साबिरीन पढ़ो। वो बर्दाश्त से ज्यादा कभी नहीं आजमाता। उन्होंने उसे दिलासा दिया, पर उन्हें खबर नहीं थी कि कहीं किसी पर्दे के पीछे किसी और को भी दिलासे की जरूरत है। बहुत जरूरत है। माहम और जाइम की मोहब्बत की शादी थी। जाइम अपने ऑफिस से छुट्टियां लेकर घर वालों के साथ इस्लामाबाद वापस आया था। 4 साल बहुत तेजी से गुजरे थे और अब उसे माहम की बहुत कमी महसूस हो रही थी। उसकी वापसी का सुनकर माहम घर में उछलती फिर रही थी। खुशी थी कि संभालने में ही नहीं आ रही थी। जाइम आया और 1 हफ्ते में उन दोनों का निकाह तय हो गया। दोनों ही बहुत खुश थे। माहम का कॉलेज मुकम्मल हो गया था और यूनी पढ़ने के लिए जाइम ने उसे निकाह के बाद लाहौर ले जाने का कहा था। सभी बहुत खुश थे। निकाह भी अल्लाह के हुक्म से खैर खैरियत के साथ हो गया था। निकाह के अगले ही दिन से माहम ने जाइम को छेड़ने और परेशान करने का अपना पुराना धंधा जोरों शोर से शुरू कर दिया था। हर थोड़ी देर में माहम आगे आगे और जाइम उसके पीछे पीछे। माहम जाइम को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर हलकान कर चुकी थी। कुछ ना मिलता करने को तो हर वक्त जाइम के कान में जानम सरगोशी करके 2-3 बाल उसके सर से अलग करती और दौड़ लगा देती। जाइम उसे पकड़ लेता तो बहुत मासूमियत से अपने किए से मुकर भी जाती। शादी के बाद वो दूसरा दिन था। रात के 11 बज रहे थे।
जब वो अपनी मनपसंद जगह पर दौड़ती दौड़ती रुक गई और बालकनी की रेलिंग पर आधी झुकी मस्ती करने लगी। जाइम उसे पकड़कर उसे मजा चखाने ही वाला था कि माहम का तवाजुन बिगड़ गया। लम्हा भी नहीं लगा उसे बालकनी से नीचे गिरने में। जाइम की दुनिया वहीं थम गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अल्लाह अल्लाह करके जब उसे होश आया तो 2 साल गुजर चुके थे और उसकी यादाश्त में सिर्फ जाइम की मोहब्बत का किस्सा नहीं था, माहम के जानम की कहानी नहीं थी। बेतबारी से बेतबारी थी। जाइम का तो दुनिया से दिल ही उठ गया था और रही सही कसर माहम की अजनबियत ने पूरी कर दी थी। जाइम अपने कमरे में खड़ा दरवाजे की तरफ पुश्त किए हुए था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन को छूकर मुसलसल किसी काम में मसरूफ था। अचानक किसी की आवाज पर वो चौंका। जानम। बहुत मानूस सी आवाज थी। वो पीछे मुड़ा और दरवाजे के बाहर झांका, मगर किसी को भी ना पाया। अपना वहम समझकर वापस मोबाइल की जानिब मतवज्जो हो गया। चंद लम्हे गुजरे कि फिर आवाज आई, जानम। जाइम ने ध्यान नहीं दिया। आवाज फिर से गूंजी, जानम। जाइम ने मोबाइल जेब में डाला और फुर्ती से दरवाजे के बाहर झांका। एक झटके से उसने उस सब्ज रंग की फ्रॉक पहनी अप्सरा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के साथ की दीवार से लगा दिया। रेशमी गहरे भूरे बाल खुले हुए थे। चंद बेबाक लटें चेहरे के गिर्द झूल रही थी। चमकता हुआ दूधिया चेहरा और शर्म से सुर्ख पड़ती नाक। वल्लाह, वो आज उस पर निसार होने को था। वो उसके कसरती बाजुओं के हल्के में कुछ घबराई हुई सी थी। गहरी नीली आंखों में बेपनाह सादगी थी। वो हल्के से मुस्कुराया था। वो ये खोजना नहीं चाहता था कि ये सब कैसे हुआ। वो अभी बस उस लम्हे को जीना चाहता था जिसका इंतजार वो 2 साल से कर रहा था। एक बार फिर से कहना, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वो लब काटती दाईं तरफ रुख किए जमीन को देखने लगी। वो उस पर झुकने लगा तभी उसने उसे धक्का दिया और भागने लगी। जाइम ने फुर्ती से उसका हाथ आगे बढ़कर खींचा। नतीजतन उसकी पुश्त जाइम के सीने से जा लगी। जाइम ने दोनों बाजू उसके गिर्द मजबूती से फैला लिए और उसके बाएं कंधे पर झुक गया। फिर धीरे से अपने होंठ उसके बाएं कान के करीब ले जाकर सरगोशी में बोला, एक बार फिर से कहो। उसकी गर्म सांसें माहम को परेशान कर रही थी। वो कुछ मजीद लब उसके रुखसार के करीब ले गया। वो उलझन में पड़ी थी। एकदम से बोली, जानम, कहते साथ ही शर्मा कर रुख फेरा था। वादा करो जिंदगी भर यही कहोगी। जाइम की आंखें नम हुई थी और लहजा भी बिखरा था। माहम ने तड़प कर उसकी जानिब देखा था, फिर दाएं हाथ से उसके बाएं रुखसार को छुआ और नम आंखों के साथ बोली, क्यों पूछेगा मुझसे, तो मैं कह दूंगी। मेरी मोहब्बत की इंतहा हो तुम, जानम। वो पूरी उसकी जानिब घूम चुकी थी। अब उसका बायां हाथ जाइम के दाएं कंधे पर था। बहुत रोमांटिक हो रही हो जानम, वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुराकर बोला। माहम एकदम खिलखिलाकर हंस दी। जाइम अपनी जानम की उंगली थामे उसे गोल गोल घुमा रहा था और माहम अपने जानम की उंगली थामे खिलखिलाकर हंस रही थी। खत्म हो गई जाइम की मोहब्बत और इंतजार की कहानी, माहम की मासूमियत और प्यार की कहानी, एक खुशी और एक इकरार की कहानी, मोहब्बतों के सफर में इजहार की कहानी।